हेलो एवरीवन। फिजिक्स लैब का प्रैक्टिकल नंबर 7 आज हमें देखना है। पहले हम 6 प्रैक्टिकल ऑलरेडी देख चुके हैं। 7th प्रैक्टिकल हम आज स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट 7 में हमें दिया गया है, एम है हमारा टू डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग यूजिंग हुक्स लॉ, यानी कि हुक के नियम का यूज करते हुए हमें किसी भी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट निकालना है, यानी बल नियतांक निकालना है। सबसे पहले देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इसका। एक रिजिड सपोर्ट होता है, दोनों जो डायग्राम्स है वो एक ही चीज को दिखा रहे हैं। एक रिजिड सपोर्ट होता है यानी कि किसी भी बीम से या किसी भी टफ जगह पर हम एक स्प्रिंग को लटकाते हैं, यानी कि इसका जो बेस है, आधार है जहां से ये लटकी हुई है, वो आधार लचीला नहीं होना चाहिए, उससे हम स्प्रिंग को लटका देते हैं। टाइम के साथ इस स्प्रिंग पर हम हैंगर की सहायता से भार लटकाते हैं। ये जो भार है ये इसके ऊपर बल लगाता है, जिसकी वजह से हमारी स्प्रिंग में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हमें देखना क्या है कि जब इनिशियली ये स्प्रिंग थी, जब ये रिजिड सपोर्ट पे लगी हुई है स्प्रिंग, तो उस केस में इस स्प्रिंग की लंबाई कुछ निश्चित लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, जितनी भी आपने स्प्रिंग ली है। जब आप इस स्प्रिंग पर भार को लटका देते हैं तो इस स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होने का मतलब इस स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लंबाई थी, जैसे मान लीजिए हमने 10 सेंटीमीटर की लंबाई ली, अब ये स्प्रिंग खींचकर मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर की हो जाती है, यानी कि स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर की। ये जो स्प्रिंग की प्रारंभिक लंबाई है और जो स्प्रिंग के खिंचाव के बाद की लंबाई है, इन दोनों लंबाइयों को हम नोट करके उनका अंतर निकाल लेते हैं। नोट कैसे करना है, तो हमें एक स्केल मिलती है या किसी भी स्केल की सहायता से हम इस लंबाई में परिवर्तन को नोट कर सकते हैं। जैसा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, एक क्लैंप है, जैसा हम केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट पिपेट लगाने के लिए यूज करते हैं, कुछ उसी टाइप का। उसके ऊपर हमने स्प्रिंग को लटका दिया और इसके साइड में एक स्केल लगा हुआ होता है जिस पर हम इस स्प्रिंग की लंबाई को नोट कर लेते हैं। ये होती है हमारी इनिशियल पोजीशन, यानी कि शुरुआत में जब हमने इसे बिना भार के नापा है, तो हम स्केल की सहायता से इसकी लंबाई मेजर कर सकते हैं। अब इस स्प्रिंग पर हम हैंगर की सहायता से भार को लटकाते हैं, जैसा कि सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है फिगर 2 में। जैसे ही आपने इस भार को लटकाया, आप देखिए स्प्रिंग की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। इस लंबाई को भी आपको, ये जो स्केल आपको दिखाई दे रही है चित्र में, इसकी सहायता से नाप लेना है। इसी तरीके से जैसे हमने ओरिजिनली अगर स्प्रिंग ए जैसी थी, बिंदु ए पर थी उसकी लंबाई, कोई भार लटकाया तो उसमें लंबाई में परिवर्तन मान लिया, डेल्टा L1 हो गया। अब जब हम भार बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि भार और बढ़ा दिया है, तो उसकी लंबाई में और ज्यादा वृद्धि होगी। ये जो क्रमागत वृद्धियां हैं, इनको हम नोट करते जाते हैं और उसकी सहायता से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या लेना है, हमें सबसे पहले मास m लेना है, यानी कि पहले उसकी प्रारंभिक लंबाई जो थी वो हमने नोट कर ली अलग से। उसके बाद जो द्रव्यमान हमने लटकाया है उसका मान लिखना है। सेकंड कॉलम में उस द्रव्यमान के संगत उस द्रव्यमान ने भार कितना आरोपित किया, यानी कि m इंटू जी के बराबर जो भार आरोपित किया है वो लिखना है। अब हम देखेंगे कि इस भार के आरोपण से लंबाई में वृद्धि यानी कि एक्सपेंशन कितना हुआ, वो हमें तीसरे कॉलम में लिखना है। और k का मान होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, जो k है उसका मान होता है F अपॉन x के बराबर। तो यानी कि F का मान हमें जो थर्ड कॉलम में मिल रहा है और x का मान जो हमने फोर्थ कॉलम में लिखा है, वहां से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, करना क्या है, जो भार आपने लटकाया है वो पहले कॉलम में नोट कर देना है आपको, मास वाले में।
उसके इक्विवेलेंट जो फोर्स होगा यानी कि उसको जी से गुणा करके आपको दूसरे कॉलम में लिखना है। और लंबाई में जो वृद्धि हुई, जैसे पहले बिना भार के आपकी स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर की थी, मान लीजिए कुछ भार लटकाने के बाद वो 12 सेंटीमीटर की हो गई, तो ये जो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि है ये आपको तीसरे कॉलम में लिखनी है। और इसके संगत जो k का मान होगा वो होगा F/x, तो वो हमें लास्ट कॉलम में लिखना है। उसके बाद ये जो स्प्रिंग पर भार लटकाया है इसे बढ़ाते हैं। अब जो नया भार होगा, जो कुल भार नया होगा, ये हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। उसके इक्विवेलेंट जो फोर्स है वो अगले कॉलम में आ जाएगा। उसके कारण जो लंबाई में वृद्धि होगी वो उसके अगले कॉलम में, और k का मान इस केस में F/x, यानी कि इस केस में जो बल है वो बटे x के मान के बराबर होगा। इसी तरीके से हम क्रमागत रूप से भार को बढ़ाते जाएंगे, उसके संगत बल का मान देखते जाएंगे, और वृद्धि जो होगी वो कितनी वृद्धि हो रही है लंबाई में वो देखते जाएंगे, और k का मान जो है वो F/x के बराबर निकालते जाएंगे। एवरेज k जो होगा यानी कि औसत k का मान जो होगा वो हमने ये जो अलग अलग मानों के लिए यानी कि 1 2 3 4 जितनी रीडिंग हमने ली है उनके संगत जो k के मान आए हैं हमारे, उनका औसत लेने पर हमें एवरेज k का मान मिल जाएगा, जिसे हम इस स्प्रिंग का बल नियतांक k कह देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बल F की रीडिंग थी और जो एक्सपेंशन x है हमारा, जो प्रसार x है स्प्रिंग का, उनके बीच में ग्राफ में बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, जो आपके बल के मान आए हैं उन्हें हम y एक्सिस पे ले लेते हैं, एक्सपेंशन या प्रसार x जो है वो उन्हें हम x एक्सिस पे ले लेते हैं, और जो f और x की रीडिंग है उनकी सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। हम ये पाते हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ है, ये जो सीधी रेखा है, इसका जो स्लोप है ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर मिलता है। स्लोप कैसे निकाला जाएगा, अपनी जो सरल रेखा है उसके ऊपर कोई भी दो बिंदु लीजिए अपनी इच्छा से। मान लिया कि मेरे वो बिंदु a और b हैं। इन A और B की सहायता से जो ढाल निकालेंगे वो होगा हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K के बराबर। तो A से एक क्षैतिज रेखा हमें एक्सपेंशन X के पैरेलल खींचनी है। इसी तरीके से B पर एक रेखा हमें बल F के पैरेलल खींचनी है। दोनों जिस बिंदु पे काट रही हैं उसे हमने पॉइंट O नाम दे दिया, और इसका जो ढाल होगा, इस ग्राफ का जो ढाल होगा यानी कि जो स्लोप होगा वो हमें मिलता है OB/OA के बराबर, जो कि हमारे स्प्रिंग नियतांक k के बराबर होता है। तो हम सीधा ऑब्जर्वेशन टेबल से भी k का मान निकाल सकते हैं और इस ग्राफ की सहायता से भी k का मान निकाल सकते हैं। आपको दोनों केसेस में k का मान निकालना है और देखना है कि वो बराबर है या नहीं है। हालांकि हमारा काम है कि हम k का मान निकालें, लेकिन जस्ट फॉर ट्राई हम ये देख लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन से k की वैल्यू निकाली है और जो ग्राफ से k की वैल्यू निकाली है उनमें पॉइंट्स में या कैसे कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एपरेटर्स सारे लैब में अरेंज रहते हैं। स्प्रिंग लेनी है, उसकी लंबाई नापनी है, और जो भार उस पर कुछ भार लगाना है, और भार के कारण उस स्प्रिंग की लंबाई में जितनी वृद्धि होती है वो लगानी है, वो नोट करनी है। उसके बाद जो वृद्धि हो रही है उसका आपको बल F के साथ में ग्राफ बनाना है, और उसका स्लोप निकाल लेंगे तो आपको स्प्रिंग नियतांक k मिल जाता है। या फिर एक भार के संगत जो बल आपने लगाया है उन दोनों का अनुपात ले लेंगे तो वो हमारा k का मान प्राप्त होता है हमें। थैंक यू सो मच।